हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 26 अगस्त को जो दो नए अपकमिंग आईपीओ ओपन होने जा रहे हैं, उन्हीं में से एक आईपीओ विक्रांत इंजीनियरिंग का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम इसके अंदाजन एक ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है और अपने जो भी कंपीटिटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अब रील्स वगैरह भी हमारी मिलती रहेगी, तो वहां पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानते हैं, तो 20 से 21% के बीच में बता रहा है। लगभग 20-21 रुपए पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो डिमांड अभी ठीक बता रही है, मतलब 20 रुपए पर शेयर अच्छी डिमांड होती है 20% के आसपास। और ग्रे मार्केट का प्रीमियम इसके पूरे भरोसे हमको नहीं रहना, एक अंदाजा है, इसको एजुकेशन पर्पज के लिए सिर्फ आप ध्यान में रखें। और बाकी एंकर लिस्ट आना बाकी है, वो आते ही हम डिस्कस कर लेंगे। और आएगा तो आपको पता है डेली वीडियोस आते रहते हैं, इसीलिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है एक्चुअली सन 2008 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, करीब करीब 17 साल हो गए हैं अपने सेक्टर के अंदर। फिर क्या गया, 2014 के अंदर इनके प्रमोटर्स बदल गए। अभी जो प्रमोटर्स हैं मानखेड़ेकर फैमिली है, तो उनके पास अभी मैनेजमेंट वगैरह सारा है, ठीक है। तो कंपनी सिंपल भाषा में आपको बताऊं, कंपनी जो है ईपीसी कंपनी है, मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। मतलब इसका मतलब ये होता है कि भाई पूरा जो ठेका होता है, भाई कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां करती है कि छोटे छोटे जो ठेकेदार होते हैं, कंस्ट्रक्शन मतलब कंपनियां होती हैं, उनको ठेका देती है। तो ये क्या करती है, पूरा का पूरा जो काम करती है, मतलब एक तो प्लानिंग वगैरह, जो भी इंजीनियरिंग का काम वगैरह से लेके कंस्ट्रक्शन का काम होगा और जो माल मटेरियल खरीद होगा, वो सारा काम ये कंपनी करती है। तो ओवरऑल पूरा ये ठेका लेती है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये किसके ठेके लेती है, मतलब क्या कंस्ट्रक्शन ये करती है। तो ये कंस्ट्रक्शन करती है, एक तो देखिए जो पावर ट्रांसमिशन लाइनें होती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें होती है, जो बड़े बड़े जो देखिए पावर हाउस बने होते हैं, मतलब जहाँ से बिजली वगैरह आती है, तो वहाँ ये पूरा पावर हाउस वगैरह, ट्रांसमिशन लाइन वगैरह ये सेटअप करके देती है। उसके अलावा जो रेलवे होता है, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, जहाँ रेलवे ऊपर वायर चली मतलब जाती है और ऊपर जैसे इंजन जो है आजकल इलेक्ट्रिकल इंजन ही है, तो वो बिजली से ही चलते हैं, तो उनका पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन करना होता है, वो भी ये करती है। उसके अलावा वाटर प्रोजेक्ट्स भी है, वाटर प्रोजेक्ट्स जैसे वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अलावा ये पानी की टंकियां वगैरह बनी हुई थी, वो सारे ये कंस्ट्रक्शन का काम करती है। सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। अभी 2025 के अंदर इसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 72.9% का रेवेन्यू पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, मतलब बिजली विभाग से आप कह सकते हैं, वहां से आता है। और फिर लगभग जो 26% के आसपास का रेवेन्यू वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है। तो पहले जो 2024 के अंदर 50-50 था, ये पावर ट्रांसमिशन और वाटर मैनेजमेंट, ये दोनों 50-50% था। अभी पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा इसका ठेका ज़्यादा, मतलब इसको ऑर्डर्स ज़्यादा मिल गए। और रेलवे और इंफ्रा से लगभग 0.3% के आसपास ही आता है, मतलब 1% से भी कम है। तो ठीक है, अच्छी बात है। ये टोटल 44 प्रोजेक्ट्स ये कंप्लीट कर चुकी है, 34 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है इसके हाथ में। 2044 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है और 17+ स्टेट्स के अंदर इसका काम चल रहा है। क्लाइंट्स की बात करें तो ये जो बिजली बनाने वाली कंपनी है, एनटीपीसी है, पावर ग्रिड है, इस तरह की कंपनियां इसकी क्लाइंट है। तो ओवरऑल सेक्टर तो ठीक है, बट ये सेक्टर कंपेटिटिव सेक्टर भी है और अपने सेक्टर में ये लीडिंग कंपनी नहीं है, इससे बड़ी बड़ी काफी कंपनीज अवेलेबल हैं इसके सेक्टर के अंदर। फिर दोस्तों फाइनेंशियल देखें तो फाइनेंशियल 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। एसेट्स अगर देखें तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, 712 करोड़ से 1354 करोड़ रुपए के आसपास हुए हैं, ऑलमोस्ट डबल कह सकते हैं। रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है, 529 करोड़ से 922 करोड़ रुपए के आसपास इसका रेवेन्यू हुआ है। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है, 42.84 करोड़ था 2023 के अंदर, 74 करोड़ रुपए था 2024 के अंदर और 77 करोड़ रुपए हो गया 2025 के अंदर। मतलब रुपीज या करोड़ में देखें तो इसके प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है। फिर इसके मार्जिन निकालते हैं, प्रॉफिट मार्जिन, तो 8.1% से लेकर 9.46%, 9.46 से वापस हो गया 8.4%, मतलब 8 से 9% के बीच में स्थिर है। पर बीच में 2024 के अंदर इसके मार्जिन काफी अच्छे थे, बट ये ठीक है, इसके अंदर कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। एबिटा के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है, नेटवर्थ इसकी साल दर साल बढ़ी है, रिजर्व्स भी इसके हाथ में 8 साल दर साल बढ़े, 450 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं। बोरोइंग्स इसकी बढ़ी है हर साल, 272 करोड़ रुपए के आसपास की बोरोइंग्स, मतलब उधारी है इसके हाथ में आज की तारीख में। और नेगेटिव बात ये लगी कि भाई आईपीओ के पैसे से कोई भी डेट उधारी पे नहीं कर रही है, पे करना चाहिए था। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.58 का निकल कर आता है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है, तो डेट पर इसको फोकस करना पड़ेगा। ओवरऑल रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन वगैरह अच्छे हैं।
ROE 16%, ROC 23% के आसपास है। ROE ROC वगैरह बढ़िया है। फिर बात करें इसकी वैल्यूएशंस की, तो इसका PE प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 22.88 का निकल कर आता है और रेवेन्यू है 915 करोड़ रुपए का। तो रेवेन्यू के मामले में अभी जितने भी इसके पीयर कंपटीटर्स हैं उनसे काफी छोटी कंपनी है ये। और इस सेक्टर में बड़ी कंपनीज की बात करें, कल्पतरू, KEC इंटरनेशनल, जिसका रेवेन्यू करीबन 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का है 2025 के अंदर, तो इनसे काफी छोटी कंपनी है और उनका PE निकल कर आता है 30 से 158 के बीच में। तो वैल्यूएशंस देखिए PE वाइज तो वैल्यूएशंस ठीक है। प्राइस टू बुक देखिए तो 3.8 का निकल कर आता है और अदर्स का है 2.61 से 5.64 के बीच में। तो प्राइस टू बुक के हिसाब से भी वैल्यूएशंस ठीक नजर आ रही है। बाकी इसका EPS अर्निंग्स पर शेयर 4.35 का, अदर का है 7.61 से 37 का, तो मतलब अर्निंग्स पर शेयर इसका कम है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। बाकी इसकी रिटर्न ऑन नेट वर्थ 16.63% की, ये सबसे ज्यादा है मतलब अदर पीयर कंपटीटर्स के मुकाबले। तो ओवरऑल वैल्यूएशंस ठीक है, मतलब ज्यादा महंगी नहीं है। फिर इस IPO की डिटेल्स के बारे में जाने तो विक्रांत इंजीनियरिंग का जो IPO है 26 से लेकर 29 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 1 रुपए पर आ रहा है। प्राइस में रखा गया 92 रुपए से लेकर 97 रुपए के बीच में 148 शेयर्स का ये लॉट है और इसका टोटल इश्यू साइज है 772 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 721 करोड़ रुपए के और OFS है 51 करोड़ रुपए का। ये फ्रेश इश्यू है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में काम में आने वाला है, उधारी नहीं चुका रही है। रिटेल पोर्शन है 35% का और अभी जो इसका प्राइस बैंड है उस पर मार्केट कैप इसका 2500 करोड़ रुपए के आसपास बन रहा है, मतलब स्मॉल कैप छोटी कंपनी है। तो ये हो गई पूरी IPO की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस IPO में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों आपके पास आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, खुलवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और दोस्तों सारी चीजें मैं आपकी क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, नॉलेज, जैज या जैज पैरामीटर्स। तो सबसे पहला चीज देखते हैं GMB अंदाजा होता है बट एजुकेशन पर्पज के लिए भी जानना जरूरी है। GMB अभी 20% के आसपास बता रही है, तो वहां पर मैं पूरा 1 पॉइंट देना चाहूंगा। दूसरी चीज है वैल्यूएशंस भी सही है, PE वाइज भी देखें या प्राइस टू बुक के हिसाब से तो सही वैल्यूएशंस है, तो यहाँ पर भी पूरा 1 पॉइंट दे तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राइस बैंड भी अट्रैक्टिव है तो यहाँ पर भी पूरा 1 पॉइंट हो जाता है। तो अभी 2 पॉइंट अवेलेबल है, बाकी एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन आना बाकी है। 2 में से 2 तो अभी बन रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा ही सेफ जा सकती है। बाकी देखिए दोस्तों, मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं, इससे थोड़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो देखिए पॉजिटिव में ये है कि इसका सेक्टर अच्छा है, जो ये EPC सेक्टर है अच्छा सेक्टर है, डिमांडिंग भी है, बट ये मतलब कंपिटेटिव काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इसके अंदर। अभी इसके पास ऑर्डर बुक अच्छी है, 2000 करोड़ रुपए से ऊपर की ऑर्डर बुक है। बाकी ये चीज़ें पिछले साल जो वाटर के प्रोजेक्ट्स हैं, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है और पावर ट्रांसमिशन से आधा रेवेन्यू जनरेट होता था, इस साल पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादातर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो सारी चीज़ें ऑर्डर पर डिपेंड करती है कि कौन से ऑर्डर मिलते हैं इसको। बाकी इसके मार्जिन वगैरह बढ़िया 8 से 9% के बीच में है, ROE ROC वगैरह बढ़िया है, रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ है। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स में मुझे एक ही चीज़ नेगेटिव लगी, इसके ऊपर उधारी थोड़ी सी ज़्यादा, डेट ज़्यादा है और IPO के पैसे से कोई भी डेट पे नहीं कर रही है, तो डेट पर इसको फोकस करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में डेट पे करती है तो मुझे लगता है अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। बाकी ओवरऑल डेट को अगर छोड़े तो थोड़ी बैलेंस्ड कंपनी नजर आ रही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बाकी आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपकी हेल्प हुई है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।